रेप्लिकेशन एज वेल एज इन योर सेल डिवीजन, वो दोनों के अंदर आपका एक एंड सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन एंड आल्सो इन योर रेस्पिरेशन। सो रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन में ये आपकी मदद करता है। तो कौन सा वो स्ट्रक्चर था जो ये दोनों चीजें आपके यहाँ पे कर रहा था? सम्रागी बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिए जोर से सम्रागी। इफ यू आर सेइंग म्यूजोसोम्स, दैट्स अ करेक्ट आंसर। म्यूजोसोम्स आपका वैसे सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, राइट, दैट्स ट्रू। नाउ टेल मी समथिंग, जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, वी आल्सो टॉक अबाउट द आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में क्या खास बात होती है जो आपके नॉर्मल बैक्टीरिया में आपको नहीं मिलती? व्हाट इज द खास बात इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द आर्कीबैक्टीरिया? बताइए, लवकुश बताइए। सर वो ब्रांच्ड होती है। राइट, सो योर फॉस्फोलिपिड आर गोइंग टू बी ब्रांच्ड। फॉस्फोलिपिड आपको वहां पे आपको ब्रांच मिल जाएगा व्हिच गिव्स देम अ यूनिक ट्रेट ओवर देयर। ट्रू। देन टेल मी समथिंग, अगर आपसे कोई जनरली आके पूछे, मतलब एक नॉर्मल बैक्टीरिया अगर के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि एक जनरली बैक्टीरिया के अंदर आपका लाइक व्हाट डू यू गेट टू सी इन टर्म्स ऑफ लाइक सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? बैक्टीरिया के अंदर जनरली आपकी सेल वॉल किससे बनी हुई आपको मिल जाती है? सो बताइए, बताइए हु इज गोइंग टू टेल दैट नाउ? बोलिए पूर्वा, व्हाट योर सेल वॉल इज जनरली मेड अप ऑफ? सर पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। और उसमें कौन सी वो दो चीजें होती है जिसके बारे में हमने बात किया था, व्हिच आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द पेप्टिडोग्लाइकन? Which are those two things inside within the peptidoglycan? बताइए, लव आप बताइए। सर एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। राइट, बिल्कुल सही। सो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ये दो चीजें आपको वहां पे दिख जाती है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू शुड बी लाइक वेरी मच क्लियर विद, राइट? ये हमने आप देख लिया, वी हैव सीन द फंगाई। कोई मुझे एग्जांपल बताएगा यहाँ पे मेरे ड्यूट्रोमाइसिटिस का? क्विकली रेज योर हैंड एंड टेल मी द एग्जांपल्स ऑफ माय ड्यूट्रोमाइसिटिस। और बाकी लोग जिनको याद नहीं आ रहा, थोड़ा याद करो, पेज पलटाओ एनसीईआरटी के या नोट्स के। बताइए हिमांशी। सर ट्राइकोडर्मा एंड अल्टरनेरिया। एक और वन मोर। कॉलिटोट्राइकम। कॉलिटोट्राइकम, राइट। दीस आर थ्री एग्जांपल्स विल गेट टू सी ओवर देयर। अच्छा, वो कौन सा बड़ा फंगाई था जिसको इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स यूज किया जाता है? अब इसको आप वैसे ही अनम्यूट करके आप आंसर दे सकते हो। न्यूरोस्पोरा। ऑलराइट, न्यूरोस्पोरा आपके यहाँ पे आ गया। टेल मी द नेम ऑफ द फंगाई व्हिच इज फंगाई जिसमें से हमें मिलता है हमारा एंटीबायोटिक। पेनिसिलियम। अनम्यूट करके, हाँ। नाउ यू कैन जस्ट अनम्यूट आंसर। पेनिसिलियम। ऑलराइट, ठीक है। टेल मी द थ्री एग्जांपल्स ऑफ माय फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस के तीन एग्जांपल मेरे क्या हो जाएंगे, वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, बोलो। म्यूकर, एल्बुगो और राइजोपस। बिल्कुल सही। सो दीज आर द एग्जांपल्स आई विल गेट टू सी इन देम। ठीक है, दैट्स ट्रू, दैट इज व्हाट आई विल फाइंड इन देम। ठीक है, देन लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। हमारा लेक्चर आगे बढ़ाते हैं एंड वायरस को हम यहाँ पे खत्म करते हैं बराबर, एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड विल आल्सो डिस्कस सम क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ योर असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हर्षित, गुड इवनिंग। हर्षित, लास्ट क्लास में थे आप? नहीं थे? गुड इवनिंग सर। आया था सर, पर बीच में मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मेरे को बीच में छोड़ के जाना पड़ा था। ठीक है, ठीक है। Alright, so this is something we have started with. वायरस के बारे में हम कुछ चीजें यहाँ पे देख चुके हैं। पहली चीज हमने बोला था कि दे आर माय ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, इनर्ट रहते हैं, सेल के बाहर रहते हैं तो इनएक्टिव रहते हैं, इनर्ट रहते हैं। दे आर नथिंग बट माय न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, प्रोटीन कोड जो आपको मिलेगा, सो बेसिकली वायरस विल हैव टू थिंग्स, आउटर प्रोटीन कोड एंड इनसाइड यू विल हैव अ जेनेटिक मटेरियल जो आपका काफी अलग अलग टाइप का हो सकता है। डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, कैन बी डबल स्टैंडर्ड, राइट? हमने यहाँ पे बात किया था, हमने एचआईवी वायरस का यहाँ पे हमने कहानी देखा था एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस। अच्छा, कोई मुझे अब बिना देखे बताओ यहाँ पे हैंड रेस करके, एक बार जब वायरस आपके सेल के अंदर जाता है फिर उसके बाद क्या इवेंट्स होते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो कैसे फिर अपने नंबर आगे बनाता है? हाउ डज इट मेक्स लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस ओवर देयर? सो ठीक है, पूर्वा बताइए, हाउ डज दैट हैपन? तो लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल लें एचवाईवी वायरस का, तो वो मतलब अपना जो उसमें होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए
तो पहले वो हमारी ह्यूमन सेल के ऊपर आता है एंड फिर अपना जो आरएनए होता है वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाता है और फिर वो जो होस्ट डीएनए होता है उसे हाईजैक करके उससे अपने काम करवाता है, मतलब कि उसे कहते हैं कि और सारे वो मतलब वायरसेस क्रिएट करे। तो जो होस्ट डीएनए होता है वो वायरल आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है और इससे करते करते वो एक ऐसा मोमेंट आ जाता है कि वो सेल खुद डाई हो जाता है पर मल्टीपल वायरसेस फॉर्म हो चुके होते हैं और वही सेम प्रोसीजर वो वहां से निकलने के बाद और सेल्स के साथ करता है। बिल्कुल सही ब्रो, बिल्कुल सही, राइट, ट्रू। इसमें उसमें एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जब आपका आरएनए वायरस के अंदर आता है तो पहले वो अपने आरएनए को कन्वर्ट करेगा डीएनए के अंदर, ताकि फिर हमारे वो डीएनए को, वो वायरल डीएनए को अटैच करा सके हमारे जीनोमिक डीएनए के साथ, राइट। बाकी बिल्कुल आप यहाँ पे सही है, दैट्स ट्रू, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो सबने याद रखना है कि इस तरीके से आपके वायरस काम करते हैं, चाहे एचआईवी का हो, चाहे पोलियो का हो, चाहे आपको कोई भी दूसरा वायरस हो। दे विल हाईजैक योर जेनेटिक मशीनरी, जो हमने बोला था यहाँ पे, दे विल हाईजैक योर जेनेटिक मशीनरी और बनाएंगे कई सारे दूसरे टाइप के वायरस। दे विल मेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ अदर वायरसेस, दैट इज हाउ दे विल इंक्रीज देयर नंबर, दिस इज व्हाट दे डू। फिर हमने यहाँ पे कुछ चीजें देखी थी, लाइक इवानोस्की का नाम याद रखना हमेशा। इवानोस्की वाज द पर्सन हु एक्चुअली फर्स्ट डिस्कवर्ड द वायरसेस, तो ये आप याद रखते हैं नीट के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। एंड देन वी हैव द बेजरनिक। बेजरनिक का यहाँ पे काम था, ही एक्चुअली शोड कि आपका, अगर आप एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट में से आप फ्लूइड निकालते हो, अगर आप उसे डालते हो एक नॉर्मल प्लांट के अंदर, देन मेरा नॉर्मल प्लांट वहां पे डिजीज हो रहा है। सो ही गेव अ टर्म लाइक अ कंटेजियम वाइबन फ्लूइडियम, दैट वाज गिवन बाय बेजरनिक, एंड दिस इज समथिंग ही डिड। विलियम स्टैनली का याद रखना रोल, ही वाज द पर्सन हु एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइज्ड द वायरस। मतलब वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या उसमें मिलता है, कैसा दिखता है, वो सबसे पहले आपको क्रिस्टलाइज किया गया था बाय माय विलियम स्टैनली। तो पहले तो आपको इतनी बातें यहाँ पे आ रही थी, दीस आर द फ्यू थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो इन दिस, राइट। नाउ these are सब macroscopic non-cellular organisms, obligate intercellular parasite, ये सब हम देख चुके हैं, so let's not waste time on this। हमने कुछ एग्जांपल लिखे थे, ये लेबलिंग चार्ट अपना, ये लेबलिंग लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस क्या है, बैक्टीरियोफेज के अंदर टेल फाइबर क्या होता है, कॉलर क्या है, इसका हेड क्या है, यू कैन नो ऑल दोस थिंग्स, राइट। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए दोनों मिल जाएगा, एंड जब आरएनए आपको मिलता है वायरस के अंदर तो उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे रिट्रोवायरस, ओके। कॉलीफॉर्म मोज़ेक वायरस के अंदर आपको मिलेगा आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जनरली जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस, उनके अंदर आपको मिलता है आरएनए, बट यू कैन हैव द एक्सेप्शंस। सिमिलरली एनिमल सेल को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरस होते हैं उनके पास होता है डीएनए, बट अगेन इसमें भी आपको एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे देख ली थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटीन कोड। अब जब मैं बात करता हूँ वायरस के बारे में, तो एक चीज तो आप यहाँ पे जानते हो, दैट सेंटर में आपको मिलेगा आपका जेनेटिक मटेरियल, सो विल हैव द जेनेटिक मटेरियल इन द सेंटर, और उसके आसपास यू हैव अ प्रोटीन कोड। प्रोटीन का भी प्रोटीन कोड जो आपका यहाँ पे होता है, दिस प्रोटीन कोड इज कॉल्ड एज माय कैप्सिड। जो प्रोटीन कोड आपको मिलता है वायरस के आसपास, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैप्सिड। अब ये कैप्सिड किससे बना हुआ होता है? इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर सब यूनिट। इसके कई सारे स्मॉल सब यूनिट आपके होते हैं, वी कॉल देम एज अ कैप्सोमियर। तो ये जो कैप्सिड मेरा पूरा बना हुआ है ना, ये कई सारे स्मॉल यूनिट से बना हुआ है। इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट। तो कई सारे स्मॉल यूनिट से बना हुआ मुझे मिलेगा यहाँ पे मेरा कैप्सिड। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ऐड करते हैं, दैट योर कैप्सिड इज समथिंग विच इज द आउटर कवरिंग, राइट, एंड दिस कैप्सिड इज समथिंग मेड ऑफ माय स्मॉलर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर सब यूनिट्स which are called as my capsomer. Okay, an additional covering is also present in some virus around the capsid called as my envelope. अब एक और बात याद रखना, आपके पास प्रोटीन कवरिंग है, बीच में आपका है जेनेटिक मटेरियल, उसके साथ साथ हर वायरस में नहीं बट कई सारे वायरस के अंदर यू विल हैव अ आउटर कवरिंग, उसके अलावा भी यू विल हैव वन मोर आउटर कवरिंग, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एनवेलप। It is only seen in some strains of viruses. This outer covering is called as my envelope. आपसे अगर कोई पूछे कि ये एनवेलप जो आउटर कवरिंग है किससे बनी हुई है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई आपको मिल जाते हैं। सो वायरल एनवेलप इज मेड ऑफ माय लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी, दिस इज व्हाट यू फाइंड। ऐसे कई सारे स्पाइक्स यहाँ पे लगे हुए आपको मिलेंगे। मैं आपको बाद में ना एचआईवी का वायरस दिखाऊंगा तो उसमें आपको एनवेलप दिखता है, नंबर ऑफ स्पाइक्स ओवर हियर। तो याद रखना, यू हैव द प्रोटीन कोटिंग के अलावा यू कैन हैव वन मोर कोटिंग सराउंडिंग द वायरस एंड दैट इज कॉल्ड एज माय एनवेलप मेड ऑफ माय लिपिड एंड प्रोटीन। बस इतनी बात याद रखना, योर प्रोटीन कोटिंग इज कॉल्ड माय कैप्सिड एंड इट इज मेड अप ऑफ माय स्मॉलर सबयूनिट कॉल्ड माय कैप्सोमियर। कई सारे स्मॉलर सबयूनिट आपके यहाँ पे होते हैं, कॉल्ड देम एज अ कैप्सोमियर।
सो यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी द एनवेलप एंड यहाँ पे आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं, हम कहते हैं एज ए एनवेलप प्रोटीन। ये जो स्पाइक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यू कॉल देम एज ए एनवेलप प्रोटीन। वायरल जीनोम आपका यहाँ पे है, एंजाइम अगर होते हैं तो वो भी आपको मिल जाते हैं, बट यू विल हैव द प्रोटीन कोटिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कैप्सिड। सिंपल है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बात करते हैं क्योंकि इसको काफी स्टडी किया गया था। इट इज मोस्ट थॉरली स्टडीड वायरस एंड वाज डिस्कवर्ड बाय इवानोस्की। सो इवानोस्की ने इसको यहाँ पे डिस्कवर किया था। इट इज गोइंग टू बी हैविंग द हेलिकल स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हेलिकल होता है, इट विल हैव द हेलिकल स्ट्रक्चर, हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसके अंदर आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपको यहाँ पे मिल जाता है। इन इट नंबर ऑफ कैस्पोमियर आर 2130। इसके अंदर जो आपको कैस्पोमियर यहाँ पे मिलते हैं, इनका नंबर आपका यहाँ पे होगा 2130, राइट। बताइए आफ्ताब, क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर हेलिकल सिमेट्री क्या होता है? हेलिकल ऐसे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, लाइक सर्कल टाइप का, लाइक समथिंग लाइक स्पाइरल टाइप का क्या? स्पाइरल टाइप का, स्पाइरल टाइप का जो आपका सर्कल आपका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे हेलिकल सिमेट्री। दिस ओवर वेयर विल यू कॉल हेलिकल सिमेट्री। ओके सर। सो you'll have a सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको इसके अंदर मिल जाएगा, और कैप्सिड तो होता ही इसके पास, प्रोटीन कवरिंग तो होती है। जो कैप्सोमियर होते हैं, जो सबनेट यहाँ पे लगे हुए होते हैं, दो सबनेट आर गोइंग टू बी 2130 इन नंबर। तो सबनेट का नंबर आपका जो यहाँ पे होगा दैट विल बी 2130 इन नंबर। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस को लेके आपको इतनी चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद। नाउ so this is something you have to know in this, ये बात आपको यहाँ पे रखनी है इसके अंदर याद। Now let's talk about my viroids। तो यहाँ पे आपका वायरस की कहानी खत्म होती है। अगर आप इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखते हो वायरस को लेके, देन आई डोंट थिंक आपका कोई यहाँ पे क्वेश्चन कभी भी आपको यहाँ पे मिस होगा। Now let's jump on to something else and that something is called as my viroids। अब viroids क्या होते हैं? They are nothing but my pre-infectious RNA। आप ये मान लो कि कुछ RNA आपके ऐसे होंगे which can be infectious, इनके आसपास प्रोटीन कोटिंग आपको नहीं मिलेगी। सो दे आर माय फ्री इन्फेक्शियस आरएनए विदाउट प्रोटीन कवरिंग, विदाउट प्रोटीन कवरिंग। तो याद रखना कि वायरॉइड्स आपके वो होते हैं बेटा जिनके आसपास आपको प्रोटीन कवरिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलती, एंड दे आर माय फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। Now Theo Diner discovered some of the new infectious agents which are smaller than the viruses called as my viroids। तो आपके इनको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर बाय टियो डाइनर, अगेन इंपॉर्टेंट की टर्म। टियो डाइनर ने यहाँ पे डिस्कवर किया था। इसने देखा था कि कुछ आपके वायरस से छोटे पार्टिकल्स हैं जो आपका डिजीज कॉज कर रहे हैं। और एक बात दिमाग में बिठा दो कि वायरॉइड्स आपके सिर्फ प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। वायरॉइड्स आर ओनली नोन टू अफेक्ट द प्लांट्स। ठीक है, ये बात भी आप बिठा लेना दिमाग में, दे आर वायरॉइड्स और ओनली नोन टू अफेक्ट द प्लांट्स, दे आर ओनली नोन टू अफेक्ट plants। That's what they do. That's what they are known for. Okay. Viroids causes potato spindle tuber disease। ये आपका potato spindle disease आप यहाँ पे cause कर सकते हैं। One of the example, बहुत सारी disease cause कर सकते हैं। एक example आप याद रखना, potato spindle tuber disease ये अपने आप यहाँ cause कर सकते हैं। तो viroids जब भी आपके सामने term आएगा तो आपको याद रखना है they are my infectious RNA without a protein covering। आसपास आपको यहाँ पे प्रोटीन कवरिंग देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। That's one thing। Second thing you have to know, they are smaller than the viruses। ये वायरसेस से आपके यहाँ पे स्मॉल होते हैं, राइट, एंड दे कैन कॉज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज आप कॉज कर सकते, दे कैन कॉज योर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज आपका यहाँ पे कॉज करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द वायरॉइड्स। ये बातें आपको इसके अंदर आपको यहाँ पे रखनी है याद। तो वायरॉइड्स याद रखना, इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर कट होनी चाहिए कि ये होते क्या है और इनको यहाँ पे डिस्कवर किसने किया था। दिस इज इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी इनफ फॉर यू, एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग, दे आर नोन टू इन्फेक्ट द प्लांट्स। ये सिर्फ आपके प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। सो दे आर नोन ओनली टू इन्फेक्ट द प्लांट्स, दैट्स इट। एनिमल्स के अंदर इनका कोई लाइक प्रेजेंस अभी तक मिला नहीं है। दे आर नोन टू इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रायंस। अब प्रायंस एक ऐसा इंटरेस्टिंग टर्म है बिकॉज ये काफी डेडली है वैसे तो, लेकिन इतना इसके तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, right? Because they are not so common, but they are quite deadly actually. Prions are abnormally folded protein. There are some protein which are not perfectly folded. अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। Let me try to explain you this term over here. अगर मैं प्रायंस की बात कर रहा हूँ, and I'm saying that prions are my abnormally folded protein, then what do you mean by this? Now see, let's assume that
मैं आपको काफी सिंपल तरीके से समझाता हूँ यहाँ पे, लेट्स पे अटेंशन टू दिस। आप जानते हो मैंने आपको बताया था कि आपके डीएनए में से आपका बनता है आरएनए, ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी। यस सर। आपका प्रोटीन, तो बेसिकली आपके बॉडी के अंदर जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस आपका यहाँ पे होगा वो इस तरीके से आपका क्या, डीएनए में से हम बनाएंगे आरएनए और आरएनए में से हम बनाएंगे हमारे यहाँ पे प्रोटीन। अब आपकी बॉडी में प्रोटीन इस तरीके से आपको बनाया जाता है फ्रॉम द डीएनए। आपको ये बात भी मैंने बताई थी कि आपके डीएनए में आपको मिलेगा आपका जीन, विद इन द डीएनए यू विल बी हैविंग योर जीन एंड दैट जीन इज गोइंग टू मेक द आरएनए एंड दैट आरएनए विल मेक द प्रोटीन, राइट। अब प्रोटीन जब आपके यहाँ पे बन के आपको मिलता है, व्हेन द प्रोटीन इज गेटिंग फॉर्म, प्रोटीन बनने के बाद अगर मैं आपको बताऊं, सो लेट्स से ये मेरा प्रोटीन बन चुका है, दिस इज माय वन ऑफ द प्रोटीन विच इज बीन फॉर्म। सो ये मेरा एकदम नया नया अभी मेरे यहाँ पे प्रोटीन बना है। दिस प्रोटीन हैज टू अंडरगो फोल्डिंग। ये प्रोटीन बनने के बाद इसकी आपको यहाँ पे फोल्डिंग करनी पड़ेगी। सो एक बार आपके प्रोटीन बन गया ना, नाउ दिस प्रोटीन हैज टू अंडरगो फोल्डिंग। फोल्डिंग मतलब इसको आपको एक सही टाइप का शेप देना पड़ेगा। इस प्रोटीन को आपको यहाँ पे एक सही तरीके का आपको यहाँ पे शेप देना पड़ेगा। लेट्स से मैंने कुछ ऐसा शेप उसे वहां पे दे दिया। सो दिस प्रोटीन नाउ, ये जो मेरा लंबा सा प्रोटीन था इसको मैंने फोल्ड कर दिया एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज माय फोल्डेड प्रोटीन। दैट कैन बी कॉल्ड एज माय फोल्डेड प्रोटीन। आपके बॉडी में जो भी प्रोटीन बनता है, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना है कि आपकी बॉडी में हार्मोन होता है, इसका नाम होता है इंसुलिन। There is a hormone in your body which is called as insulin. सुना होगा आपने बच्चों ने इसका, सर Yes, sir. इसके वर्क्स भी सुने सर, करे भी है। राइट राइट। तो जब इंसुलिन बनाया जाता है, इट्स अ प्रोटीन, तो ये बनाया जाता है तो बनने के बाद इट विल ऑल्सो अंडरगो फोल्डिंग। फोल्डिंग करना मतलब उसको एक सर्टेन शेप देना, उसको एक सर्टेन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ताकि वो अपना काम कर सके। जब तक आप प्रोटीन को फोल्ड नहीं कर रहे सही तरीके से, तब तक वो अपना काम करना चालू नहीं कर सकता। तो अगर मैं आपके हाथ में ऐसा कोई प्रोटीन पकड़ा दूं तो ये प्रोटीन कुछ नहीं कर सकता अनलेस इसके हम फोल्डिंग करें। सो याद रखना, आपके बॉडी के अंदर जब भी कोई प्रोटीन बनाया जाता है, द प्रोटीन ऑलवेज अंडरगो फोल्डिंग, और फोल्डिंग होने के बाद ही वो जो मेरा प्रोटीन वहां पे होगा, दैट बिकम्स अ फंक्शनल प्रोटीन। नाउ दैट बिकम्स योर फंक्शनल प्रोटीन। जब मैं कह रहा हूं कि मेरा ये फंक्शनल प्रोटीन बन गया, दैट मींस अब ये कुछ ना कुछ जाके काम करेगा। नाउ दिस इज द प्रोटीन विच विल गो फॉरवर्ड एंड विल डू समथिंग, मतलब ये अपना जाके वहां पे काम कंप्लीट करेगा, राइट। अब आप इमेजिन करो कि आपका ये जो प्रोटीन था ना, जो आपका फोल्डेड प्रोटीन यहाँ पे बना है, आपकी फोल्डिंग गलत हो गई। आपका प्रोटीन तो आपका बन गया यहाँ पे, बट इसकी जो फोल्डिंग होने वाली थी वो आपके यहाँ पे गलत हो गई। तो फोल्डिंग आपकी कुछ ऐसे हो गई। अब अगर मेरी यहाँ पे फोल्डिंग गलत हो गई तो आई कैन क्लियरली से दैट दिस इज माय abnormal folded protein. So this over here becomes my abnormal folded protein. So जो मेरा प्रोटीन यहाँ बना है यहाँ पे, that becomes my folded protein, जो मेरा यहाँ पे abnormal folded protein यहाँ पे बन जाएगा, right? So this is a protein now which has become a abnormal folded protein. अगर ऐसा कोई प्रोटीन बनता है तो सिंपल सी बात है बेटा, ये तो आपका फंक्शनल होगा नहीं। अगर ऐसा प्रोटीन अगर आपका बनता है यहाँ पे, then this protein is going to be non-functional. This protein is going to be your non-functional. अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरा प्रोटीन यहाँ पे नॉन फंक्शनल है, तो समझ जाओ कि ये कोई ज्यादा जाके कुछ काम करेगा नहीं। दिस प्रोटीन विल नॉट गो फॉरवर्ड एंड डू सम काइंड ऑफ वर्क। ये आपका कुछ जाके अपना, लाइक इसने कुछ करना नहीं है, आपके काम का है भी नहीं, राइट। अब ऐसा ही कुछ आपका हो रहा है प्रांस के साथ, ऐसा ही कुछ आपका यहाँ पे हो रहा है प्रांस के साथ, that in your body there is a formation of a abnormally folded protein. कोई तो भी abnormally folded protein आपके यहाँ पे बन रहा है, समझे, कोई एक प्रोटीन आपका बन गया यहाँ पे जिसका शेप भी बिल्कुल यहाँ पे अलग है। So this is that kind of protein. अब ये जो प्रोटीन आपके यहाँ पे बन रहा है ना, this protein is highly dangerous for you. This protein is going to be highly dangerous for you because this protein is known to affect the nervous system. अगर ये आपका प्रोटीन आपके बॉडी में बन रहा है, this protein is known to affect your nervous system. So this is a protein which is going to be affecting your nervous system. So आपको याद रखना है कि आपका यहाँ पे अगर आपका मिसफोल्डेड या एब्नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन अगर आपका बन रहा है, जो आपका बनाता है, लाइक आपके बॉडी में आपके एक प्रोटीन बन सकता है, अगर ये बना, then it can go and target the nervous system. और ये काफी लीथल होता है। क्यों ये लीथल होता है? बिकॉज ये एक ऐसा प्रोटीन है जो आपके बॉडी में बन रहा है और ये डैमेज भी नहीं होता। मतलब इसको अगर आप
हाई टेम्परेचर पे भी अगर आप इसे रहोगे ना, इफ यू कीप द प्रोटीन एट हाई टेम्परेचर, समझो इसे मैं रखता हूँ 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तब भी ये लाइक डीनेचर्ड नहीं होगा, तब भी अपना ब्रेक डाउन नहीं करेगा। सो ये जो प्रोटीन हम यहाँ पे बना रहे हैं ना, जिसके बारे में हम बात करें प्रायंस के बारे में, दे आर क्वाइट लीथल एक्चुअली, ये काफी लीथल होते हैं। दे आर नोन टू अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, और ये सिर्फ फिलहाल के लिए एनिमल्स को अफेक्ट कर रहे हैं। दे आर नोन टू अफेक्ट द एनिमल्स ओनली, तो अभी के लिए हमने देखा गया है दे आर नोन टू अफेक्ट द एनिमल्स ओनली, एनिमल्स को ही वो लोग यहाँ पे अपना अफेक्ट करते हैं। द एजेंट वॉज सिमिलर टू द साइज ऑफ द वायरस, इनका साइज वायरस से जितना ही होता है। अब यहाँ पे कुछ डिजीज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, बोवाइन स्पॉन्जियोस्पर्म एन्सेफेलोपैथी, राइट। इसको हम कॉमनली इवन कहते हैं एज अ मैड काउ डिजीज इन कैटल्स, एंड क्रूजरफेल्ड जेकब डिजीज या जेकब डिजीज इन ह्यूमंस। So these are the some of the disease which have been affected by are been because of the prions. Prions are nothing but your abnormally folded proteins, और जब ये प्रोटीन बनाए जाते हैं they are known to target, wait करना 2 मिनट, they are known to target your nervous system, and that is when you will find the problem will arise. तब जाके you will find this disease will get like it becomes severe. और बात ऐसी है कि प्रायंस का कोई सोल्यूशन अभी इमीडिएटली हमारे पास है भी नहीं, ये इतना हमारे लिए नया है that number of now disease are now coming forward which are happening because of the prions, और इनको खत्म करना मुश्किल है, लाइक इनको ट्रीट करना यहाँ पे मुश्किल है, और अगर ये डिजीज स्प्रेड हो जाती है ना देन लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट दोस काइंड ऑफ कंडीशंस, राइट। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप एक डियर देख रहे हो ना, ये डियर इज सफरिंग विद वन ऑफ द डिजीज जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज, क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज। अब क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज जो आपके यहाँ पे होती है, ये आपको डियर्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। अभी डियर्स में क्या होता है, अगर ये दिस इज आल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रायंस, ये जो डिजीज आपके यहाँ पे हो रही है दिस इज आल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रायंस। सेम चीज हो रही होगी यहाँ पे भी कि आपका जो प्रायंस होंगे कुछ, वो आपके जाके नर्वस सिस्टम को डैमेज करेंगे। अब जब वो जाके आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, तो ये जो डियर होगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पे डिसओरिएंटेड एनिमल, आपका बिल्कुल यहाँ पे आपका डिसओरिएंटेड हो जाएगा। आपको दिखेगा कि उसके माउथ में से सलाइवा आ रहा है, मतलब वो एनिमल गाड़ी के सामने जाके खड़ा हो जाएगा और वो हिलेगा भी नहीं, वैसा हो जाएगा। उसका ब्रेन क्योंकि बिल्कुल आपका काम नहीं कर रहा, एंड दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग विद द प्रायंस, दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग विद द प्रायंस। प्रायंस के साथ ये चीज आपको होते हुए आपको मिल जाती है, दैट व्हेनेवर द प्रायंस आर गेटिंग फॉर्म, व्हेनेवर द प्रायंस आर गोइंग टू अफेक्ट, दे आर गोइंग टू अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, और जब भी आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म, लाइक इट इज गोइंग टू बी अ फेटल कंडीशन। तो अगर किसी को कोई ऐसा डियर दिखता है सो उसका डेथ कंफर्म है, द एनिमल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर मच अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो कंडीशन आपके नर्व सिस्टम को इतना डैमेज करती है दैट यू आर नॉट एबल टू कैरी आउट योर नॉर्मल, यू आर कंप्लीटली डिसओरिएंटेड। तो ये चीज आपकी यहाँ पे है। तो काफी साइंटिस्ट कहते हैं कि प्रायंस फ्यूचर के अंदर माइट बिकम अ कंसर्न फॉर अस एज वेल, प्रायंस फ्यूचर के अंदर माइट बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर अस एज वेल, बिकॉज अभी तो इतना इसका लाइक आपको स्प्रेड होते हुए दिख नहीं रहा, पर अगर ऐसी बीमारी अगर हमारी स्प्रेड होने लगती है, अगर ऐसी बीमारियां इमर्ज करती है, इफ यू फाइंड सच मेनी फोल्डेड प्रोटीन्स गेटिंग फॉर्म, देन दिस कैन बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, देन इट इज समथिंग व्हिच कैन बी डिफिकल्ट टू लाइक ट्रीट, ठीक है। तो प्रायंस के बारे में इतनी बात आपको याद रखनी है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। प्रायंस आर माय एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, इनका साइज होगा सिमिलर टू द वायरसेस, और आपके यहाँ पे जो डिजीज के नाम यहाँ पे लिखे हुए आपको याद रखना है, ये बोवाइन स्पॉन्जियोस्पर्म एन्सेफेलोपैथी, दैट्स वन कंडीशन, बोवाइन स्पॉन्जियोस्पर्म एन्सेफेलोपैथी एक मेरी कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी, कॉमनली कॉल्ड एज माय मैड काउ डिजीज, एंड क्रूजरफेल्ड जेकब डिजीज इन ह्यूमंस इज अनदर एग्जांपल, क्रूजरफेल्ड जेकब डिजीज विल बी अदर एग्जांपल इन द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे रखनी है, दीज आर द फ्यू थिंग्स विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। ये कुछ कंडीशंस आपकी जो होती है बिकॉज ऑफ द प्रायंस। सो प्रायंस आपके सामने टर्म आएगा तो याद रखना, इट्स अ प्रोटीन, नथिंग एल्स, इट्स अ प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन विल इम्पैक्ट द नर्वस सिस्टम, राइट। अब बताओ क्या ये वाली बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। दोबारा रिपीट कर दीजिए थोड़ा। मैंने कर दिया, अभी तो रिपीट किया मैंने आपका दिस थिंग। सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था दोबारा। हाँ मैं बता, वही तो मैं रिपीट किया अभी बेटा कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन आपका ये होगा यहाँ पे, इट इज द साइज ऑफ अ वायरस, ये आपका एक प्रोटीन है जो फोल्डेड सही से नहीं हुआ है, एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज हैपनिंग कि ये प्रोटीन जो आपका है ना जिसका फोल्डिंग सही से नहीं हुआ है,
इट विल गो एंड इम्पैक्ट योर नर्वस सिस्टम, ये जाके आपके नर्वस सिस्टम जाके इम्पैक्ट करेगा, मतलब उसको अफेक्ट करेगा या उसमें जाके लाइक डैमेज करेगा, राइट। इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द नर्वस सिस्टम इन सच अ वे दैट यू विल हैव अ डिजीज। और याद रखना ये प्रायंस जो आपके होते हैं दे आर ओनली अफेक्टिंग द एनिमल्स राइट नाउ। सो आपको एनिमल्स के अंदर मिलेंगे यहाँ पे, और एनिमल्स में भी दे आर गोइंग टू टारगेट द नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे दो डिजीज आपको यहाँ पे रखें, तो बोवाइन स्पॉन्जियोस्पर्म एन्सेफेलोपैथी दैट इज कॉल्ड एज माय मैड काउ डिजीज in cattle, and then the second one is my Creutzfeldt-Jakob disease that is seen in the human beings. दोनों के अंदर आपका जो डैमेज यहाँ पे हो रहा है वो आपका नर्वस सिस्टम यहाँ पे हो रहा है। और एक और डिजीज का मैंने यहाँ पे नाम बताया, दैट इज माय क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज, जो आपको डियर्स के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रायंस। पता है इन डियर्स को क्या बोला जाता है? इन डियर्स को बोला जाता है ज़ॉम्बी डियर्स, क्योंकि ज़ॉम्बी की तरह चल रहे होते हैं, या ज़ॉम्बी की तरह दे डोंट हैव एनी एक्सप्रेशन ओवर देयर, दे जस्ट स्टैंड इन द मिडल। दे आर कंप्लीट, उनका ब्रेन कंप्लीटली हाईजैक किया गया होता है, ऐसा लग रहा होता है। द ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, so they are not working the way they should work, they are not behaving the way they should behave. So prions, याद रखना अभी तो नहीं, but 20-30 years के बाद you might come across, there is a possibility that you might find number of more disease emerging because of the prions. They are much more lethal. अगर इनकी डिजीज आने लगती है ना, they are much more lethal because इनको खत्म करने के लिए people have no clue how you can actually control them. These protein are highly like are able to like survive even in the high temperature. They don't get damaged over there. The antibiotics will not have an impact on them. So it's difficult to control such kind of conditions if all that happens. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आई होप इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है, और दिमाग में ये बात बिठा लो कि जब भी आपका प्रोटीन बनाया जाता है आपके सेल के अंदर, द प्रोटीन विल अंडरगो फोल्डिंग, द प्रोटीन विल ऑलवेज अंडरगो फोल्डिंग, और फोल्डिंग करने के बाद आपका प्रोटीन बनता है फंक्शनल। चाहे आप कोई भी प्रोटीन का आप नाम लो, चाहे इंसुलिन आपका यहाँ पे हो गया, चाहे आपका यहाँ पे हो गया ग्रोथ हार्मोन आपका यहाँ पे हो गया, टॉक अबाउट माय ग्रोथ हार्मोन, राइट। या मैं कोई एंजाइम की बात कर लो, जैसे आपका एक एंजाइम होता है आपका अमाइलेज करके, जो आपके बकल कैविटी में आपको मिलता है, याद है आपके? हाँ राइट, बिल्कुल। सो ये सारे आपके एंजाइम्स, दे आर ऑल प्रोटीन्स बेसिकली, ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे प्रोटीन है। और जब भी प्रोटीन बनाया जाता है तो एक सिंपल एक लंबा सा एक पॉलीपेप्टाइड बन के निकलता है, देन इट हैज टू अंडरगो फोल्डिंग, इट हैज टू अंडरगो फोल्डिंग एंड देन इट बिकम्स अ फंक्शनल वन। और पता है आपका सेल क्या करता है? अगर आपका एक प्रोटीन सही से फोल्ड नहीं हुआ, समझो आपका सेल अमाइलेज बना रहा है और वो अमाइलेज बनाने के बाद वो सही से आपका पे फोल्ड नहीं हो पाया, तो आपका जो सेल होगा उसको खत्म कर देगा। द सेल विल किल दैट प्रोटीन क्विकली, उसको खत्म कर देगा, विच मेक सेंस, सही एक तरीके से। इसे हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल करना। तो आपका सेल क्वालिटी को कंट्रोल करता है यहाँ पे, राइट। इट्स लाइक तुम ऐसे इमेजिन कर लो कि तुम्हारी बिस्किट की फैक्ट्री है, राइट, और वो वहां पे एक मशीन काम करे और वो एक पैकेट में बिस्किट बना बना के आपके बाहर निकल जाए। समझो एक किसी पैकेट में गड़बड़ हो गई कि थोड़ा सा वो फटा हुआ रह गया, या उसमें 4 बिस्किट डालने थे 2 ही गिर गए उसके अंदर, ऐसा कुछ हुआ, तो तुम थोड़ी उस बिस्कुट को मार्केट में जाने दोगे, तुम क्या करोगे? उसे निकाल दोगे ना वहां से, तुम थोड़ी उसे लाइक ट्रांसपोर्ट करके अपना बेचने के लिए उसे लाइक मार्केट में जाने दोगे। इफ यू नो दैट इज एरर देन यू विल रिमूव दैट थिंग बिकॉज इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर क्वालिटी कंट्रोल, राइट। आप क्या कर रहे हो? अपने क्वालिटी कंट्रोल को आप कंट्रोल कर रहे हो। सेम चीज यहाँ पे की जाती है। अगर आपका कोई प्रोटीन सही से नहीं बनता, द सेल विल किल दैट प्रोटीन, तुरंत उसे खत्म कर देगा, तुरंत किसी को जाके बोलेगा कि इसको खत्म करो, यहाँ पे ये कोई काम का है नहीं, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। So when you understand cell in a much more depth, then you understand all those things. ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद। So I hope this is something which is clear to all of you. ये बातें आपको यहाँ पे clear कट याद रखनी है। So that is something you have to understand. ठीक है, अब इसको लेके कोई सवाल हो तो पूछ ले। If you have any question based on this plans को लेके, then you can ask your question. आफ्ताब समझ आ रहा है मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? Yes sir. All right. Anyone else? No questions? No sir. No question नहीं। ठीक है चलो। So this is what you have to know about the plans को लेके, आपको ये बात रखनी है यहाँ पे याद। Now let's have a look at some other things. Like you have a nucleic acid, that is your DNA. वायरस में क्या होता है? DNA RNA आपको मिल जाएगा यहाँ पे। वायरॉइड्स में you will always have a RNA, single stranded RNA आपको यहाँ पे मिलेगा। प्लांट्स में ऐसा कुछ आपको मिलता नहीं है। प्लांट्स विल नेवर हैव न्यूक्लिक एसिड। कैप्सिड आपको मिल जाएगा वायरस के अंदर। वायरॉइड्स में कुछ नहीं होता, ना कोई प्रोटीन कवरिंग होती है, ना कोई और दूसरी कवरिंग होती है। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट। प्लांट्स में भी ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा।
प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, हाँ यहाँ पे आपको प्रोटीन मिल सकता है, यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं होता है वायरस के अंदर, यू ओनली हैव इन्फेक्शियस आरएनए। प्रायंस होते ही प्रोटीन है, दे देमसेल्फ आर प्रोटीन, सो यस प्रोटीन तो आपको मिलेगा वहां पे आपका। दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट द मैमल्स, दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट द प्लांट्स एंड दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट वायरसेस, तो सबको यहाँ पे अफेक्ट कर सकते हैं। These are the things you have to know. These are the things you have to know in terms of viruses. अगर आपको इतनी बातें याद रहती है, that means वायरस वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर है। Now let's have a look. अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे लाइकेंस को लेके। So now you have something like your lichens जो आपके घर के आसपास आपको देखने के लिए कभी नहीं मिलेंगे। आप सब लोग दिल्ली से हो ना, you all are from Delhi. दिल्ली में लाइकेंस आपको नहीं मिल सकते, राइट? लाइकेंस ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा हिमाचल। लाइकेंस आर हाईली सेंसिटिव टू पोल्यूशन, राइट? दिल्ली छोड़ो, हमारे पे भी नहीं मिलेंगे। इवन इन वडोदरा यू विल नेवर फाइंड लाइकेंस बिकॉज दिस लाइकेंस आर गोइंग टू बी हाईली सेंसिटिव टू पोल्यूशन, राइट? तो ये बात है ना, दे आर गोइंग टू बी हाईली सेंसिटिव टू पोल्यूशन। सर पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी तो होते हैं अच्छे, इसलिए इंडिकेटर क्या बेटा, अगर लाइकेंस ग्रो नहीं कर रहा तो दैट मींस योर एरिया इज पोल्यूटेड, सिंपल। अगर लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं दैट मींस बहुत बड़ी एरिया है, रहो वहां पे। इज सेंसिटिव to pollutants। याद रखना आप यहाँ पे लाइकेंस आर गोइंग टू बी हाईली सेंसिटिव टू पोल्यूटेंट्स, और इसमें भी आप एक और टर्म याद रखें, दे आर गोइंग टू बी सेंसिटिव टू योर प्रेजेंस ऑफ माय SO2। सल्फर डाइऑक्साइड को लेकर तो इनका ज्यादा ये लोग सेंसिटिव होते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर सल्फर डाइऑक्साइड हो ना आपके एनवायरमेंट के अंदर, दे विल डिक्लाइन, दे विल नॉट सर्वाइव एंड दे विल कम डाउन। तो जनरली आपकी सारी सिटीज के अंदर जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है ना, वहां पे आपको लाइकेंस नहीं मिलता है। हिमाचल में इसलिए मिलते बिकॉज हिमाचल में यू डोंट हैव इंडस्ट्रियल सेटअप। हिमाचल में तुम जाते हो, उत्तराखंड में जाते हो, वहां पे कोई इंडस्ट्रियल सेटअप है नहीं, सो ओवर देयर यू विल गेट द लाइकेंस। सिमिलरली अगर आप जाते हो अपने नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम, मेघालय, वहां पे अगर आप जाते हो, अरुणाचल, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप ओवर देयर, कोई इंडस्ट्री आप बना ही नहीं सकते वहां पे। सो दैट इज व्हाई इन दोज एरियाज यू विल हैव द लाइकेंस। ओके, सो लाइकेंस आर कंपोज्ड ऑफ योर एल्गे एंड फंगाई। सो एल्गे और फंगाई से बनी हुई होती है मेरा पे लाइकेंस। फंगाई का काम होता है टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। फंगाई का काम आपका यहाँ पे होगा टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, राइट? तो जो भी आपके यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना आपके आसपास के, उनको आपका फंगा एब्जॉर्ब। समझो ये मेरा लाइकेन ग्रो कर रहा है पेड़ के ऊपर, जनरली दे ग्रो ऑन ट्री, जनरली यू विल फाइंड देम ग्रोइंग ऑन अ ट्री। तो अगर ये पेड़ पे ग्रो कर रहा है तो फंगा क्या करेगा, पेड़ के आसपास जो भी आपका वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट्स है या जो मिनरल्स है, उसे वो एब्जॉर्ब करेगा। सो ऑल द मिनरल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स आर बीन एब्जॉर्ब बाय द फंगाई। ओके, एंड सब कुछ एब्जॉर्ब करके मिनरल्स एंड वाटर वो ट्रांसफर करेगा एल्गे की तरफ। एब्जॉर्ब करके इट विल ट्रांसफर एवरीथिंग टुवर्ड्स द एल्गे। एल्गे का काम यहाँ पे होता है टू कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस। सो एल्गे आपका यहाँ पे काम करेगा, आपके यहाँ पे ऑफ माय फोटोसिंथेसिस। अब एल्गे बनाता है खाना। अब खाना बनाने के लिए उसे चाहिए थोड़ा सा पानी मिल जाए, मिनरल्स अगर मिल जाते हैं दैट विल हेल्प टू ग्रो द एल्गे एज वेल। सो पानी और मिनरल्स आपको फंगाई देगा एंड एल्गे बनाएगा अपना यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगा। और जब एल्गे अपना खाना बना रहा है तो थोड़ा सा खाना वो फंगाई के साथ भी वहां पे शेयर कर देगा। सो ओवर हियर लाइकेंस आर एग्जांपल ऑफ माय सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दैट द एग्जांपल ऑफ माय सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जहाँ पे दोनों को यहाँ पे फायदा हो रहा है। You are finding both the things are getting like benefited over there, right? Both algae and fungi remains in the symbiotic association. The algal part of the lichen is called as my phycobiont, and the fungal part is called as my mycobiont. So algal part of the lichen is called as my phycobiont, and the fungal part is called as my mycobiont. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है यार। This is one thing you will be finding in the lichen. So lichens के अंदर आपको ये वाली बात यहाँ पे आपको रखनी है क्लियर कट यार। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो दिस। ओके, मिड ऑफ में एल्गे एंड फंगा एंड दिस आर द थिंग्स यू हैव टू नो। इतनी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है। दे आर वेरी गुड, जैसे बताया सब आप लोगों ने, दैट दे आर गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। एंड SO2 अगर हो देन दे विल नॉट ग्रो, राइट? They will never survive in the presence of the SO2, right? They are like highly sensitive to that as well, right? They are always sensitive to sulfur dioxide. These are my lichens and I hope आपको भी lichens देखने का मौका मिले जब भी आपको टाइम मिले हिमाचल जाने का। You can see that. Okay. The algal part makes the carbohydrate through photosynthesis and provide nutrition to the fungus and itself. The fungal part absorb water and minerals and provide them to the algal partner. That's what they do. ये उनके बीच में है आपका
बैक एंड फोर्थ इनका हो रहा होता है। लाइकेंस आर नॉट फाउंड इन द पोल्यूटेड एरिया, ये आपके पोल्यूटेड एरिया में आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। थोड़ा सा भी पोल्यूशन हो एयर के अंदर, लाइकेंस विल नॉट ग्रो, सिंपल। These are the things you have to know about the lichens, right? तो यहाँ पे आपका चैप्टर इन अ वे you will find getting itself completed, right? So फंगा हमने यहाँ पे क्या है ना, I would strongly recommend all of you again and again NCERT के एग्जाम्पल भूलना मत। NCERT के एग्जाम्पल से आपका सवाल आएगा 2026 नीट एग्जाम के अंदर, which will be given, right? So please make sure that you remember the examples of your NCERT all the time. Now, Which of the following is correct about the viroids? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट viroids को लेके आपके यहाँ पे सही है? Which of the following statement is correct in terms of the viroids? करिए यहाँ पे हैंड रेज और बताइए इसका आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा viroids को लेके आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका? बस 3 लोग, ऐसे कैसे? बताइए मीनाक्षी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर बी ऑप्शन। आपको बी लग रहा है। हर्षित आपको क्या लग रहा है? सर बी। सलोनी? सर ऑप्शन बी। राइट, सो दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। ये आपका आंसर आपका बिल्कुल सही। यहाँ पे सलोनी बताओगे वायरस नॉर्मली किसको अफेक्ट करते हैं? क्रैब्स को अफेक्ट करते हैं या बर्ड्स को अफेक्ट करते हैं? वायरस सर प्लांट्स को। प्लांट्स को, राइट। सो दे आर ऑल गोइंग टू अफेक्ट द प्लांट्स, दे आर ऑल गोइंग टू अफेक्ट द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट? तो ध्यान से सारी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए एंड देन रेज योर हैंड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है? राइट, क्या लग रहा है आलिया, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। राइट, लव आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। एंड सुएश? सर ऑप्शन डी। रवीना? सर ऑप्शन डी। I'll just take one more answer now. ये बताइए, लव जरा एक्सप्लेन कर दो कि आपका आंसर क्या है और वो क्यों है। अच्छा लव का हो गया क्या? हिमांशी, यू टेल मी व्हाई, व्हिच इज व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? अरे क्या हो गया? रीजन पूछते हैं तो आप लोग तो चुप हो गए। बता, बोलिए बोलिए पूर्वा, चलिए बताइए व्हाट इज योर आंसर एंड सर इसका ऑप्शन डी होना चाहिए बिकॉज वायरसेस में प्रोटीन कोड इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वेदर आरएनए और डीएनए वो होता है उनका इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। बिल्कुल सही। सो इन्फेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपको यहाँ पे रहेगा इट इज गोइंग टू बी द जेनेटिक मटेरियल, वो आपका यहाँ पे हमेशा होगा आपके यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल व्हिच कैन बी द योर आरएनए और इट कैन बी योर डीएनए। सो बिल्कुल सही, यस योर ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। बहुत सही, राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द वायरॉइड्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है? कर सकते हो ये भी, थोड़ा सा लॉजिक लगा लोगे तो आंसर निकल आ जाएगा। यू हैव टू लुक फॉर अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बताइए सुएश क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर बी होना चाहिए। बी होना चाहिए। आफ्ताब आपको क्या लग रहा है? सर बी आंसर। एंड दीपांकर आपको? सर ऑप्शन बी। प्लीज गेट योर करेक्ट आंसर इन दिस। यस देयर आरएनए इज ऑफ अ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये बात आपके यहाँ पे गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। यस दैट विल बी इन्फेक्शियस, बिल्कुल ही आपके इन्फेक्शियस है। दे लैक द प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड आपको यहाँ पे मिलता नहीं है एंड दैट स्मॉलर देन द वायरसेस, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। सो दीस आर माय ट्रू स्टेटमेंट्स। सो बाय डिफॉल्ट दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी माय रॉन्ग वन। देयर आरएनए इज गोइंग टू बी ऑफ माय हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली जो बात है यहाँ पे आपकी गलत है। दे विल हैव अ लो मॉलिक्यूलर वेट आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको ये मालूम नहीं भी था अगर, लेकिन आप बाकी स्टेटमेंट आप देख के कह सकते थे कि यही मेरे यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। चलो, which of the following shows coiled RNA strand and capsomere? कौन होता है इनमें से इसका? you will have a coiled RNA strand and a capsomere आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। याद है मैंने आपको बताया था कोई तो भी आपका RNA आपका था वहां पे, जो था आपका हेलिकल स्ट्रक्चर आपका था। और उसमें काफी ज्यादा आपको कैप्सोमियर मिल रहे थे। कैप्सिड तो था एंड कैप्सोमियर का नंबर कुछ 2000 से भी ज्यादा था।
सो बताइए सलोनी कौन था वो? सर ऑप्शन बी, टोबैको मोज़ेक वायरस। वायरस आप कह रहे हो यहाँ पे, ये आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ये आपका यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। यही था आपका जिसके अंदर आपने लिखा आरएनए बीइंग द कॉइल स्ट्रक्चर विद द लार्ज नंबर ऑफ कैप्सुलिया। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द वायरसेस? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रॉन्ग होगा? कर सकते हो, ये भी आसान है, थोड़ा सोचो। आलिया बताओ क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। बैटमैन वाला बी के जवाब यहाँ पे, ठीक है। मीनाक्षी आपको क्या बैटमैन लग रहा वाला। है? हाँ, सर ऑप्शन बी। एंड हिमांशी? सर ऑप्शन बी। क्यों लग रहा है बेटा वैसे आपको ये ऑप्शन डी लग क्यों रहा है? आप कह सकते हो कि हर किसी का हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा सर। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर डिफरेंट था टोबैको मोज़ेक वायरस से। So basically, all of you remember this thing that your option is going to be a correct answer. बिल्कुल सही आप सबका आंसर है यहाँ पे। Himanshi and all of you have a correct answer, but you should know that ये correct इसलिए because not all the virus will have the helical structure. Some will have different kind of structure, some will have other kind of structure, right? So not all of them will have a helical structure. काफी अलग-अलग structure आपको यहाँ पे मिल जाता है। So याद रखना, that is why option B becomes my correct answer. That's a wrong statement. All of them having helical symmetry is not a right statement. ठीक है, चलो। टोबैको मोज़ेक वायरस जीन्स आर, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? व्हाट डू यू फाइंड इन टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर आपको किस टाइप का जेनेटिक मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाता है? ये भी हम कर चुके हैं, बताइए क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। हर्षित? सर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। चलिए आप लोग कह रहे हो सही होगा, इट इज योर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया। नाउ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर द इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन, ये वैसे ही अनम्यूट करके बोल दो जोर से, क्या होगा इसका आंसर? लाइकेन। लाइकेन। अब मुझे ये बताओ, चलो ये तो आंसर आपने मुझे दे दिया यहाँ पे, मुझे बताओ ये जो पफबॉल होता है ना, ये कौन से कैटेगरी में आता है? विच कैटेगरी ऑफ फंगा विल बी हैविंग दिस पफबॉल? सर बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसेट्स। बेसिडोमाइसिड, बहुत बढ़िया। सो दिस विल बी कमिंग इन द माइंड, बेसिडोमाइसिड। और मशरूम? सर बेसिडोमाइसिट सेम। बेसिडियोमाइसीट्स है वो भी। बेसिडियोमाइसेट्स। बेसिडियोमाइसिटीज। मशरूम का जीनस कौन सा लगता है? एगेरिकस। हाँ राइट, एगेरिकस, वेरी गुड, ठीक है। कॉमन फॉर्म ऑफ फूड स्टोर्ड इन द फंगल सेल, फंगल सेल में नॉर्मली किस टाइप का फूड यहाँ पे स्टोर किया जाता है? हैंड रेज करेंगे इसके लिए सब लोग, विल हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर दिस। दक्ष बताइए क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आप मुझे कह रहे हो, दीपांकर आपको क्या लग रहा है? सर ग्लाइकोजन ऑप्शन ए। ठीक है, कोई मुझे बता सकते हैं ग्लाइकोजन ह्यूमंस में भी स्टोर किया जाता है, बट वे ह्यूमंस में कहाँ पे स्टोर किया जाता है? सर लीवर। लीवर एंड मसल्स, याद रखना। फंगाई में तो यही आपको ग्लाइकोजन स्टोर फूड, और हमारे अंदर भी even in human body will have the glycogen will be stored, and glycogen in the human body will be stored in your two areas. One is going to be your liver, other is going to be your muscles. A bacteriophage is, एक बैक्टीरियोफेज आपका कौन होता है? लाइक व्हाट इज योर बैक्टीरियोफेज एक्चुअली? आपसे कभी आगे पूछेगा तो आप इसका आंसर यहाँ पे क्या दोगे? बताइए हर्षित, क्या होता है बैक्टीरियोफेज? सर ऑप्शन ए अ वायरस अटैकिंग अ बैक्टीरियम। एक वो वायरस है ये जो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, एंड यस दैट इज माय बैक्टीरियोफेज। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आफ्ताब बोलिए। सर एल्गी होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, सी ऑप्शन। फिलामेंट इज स्ट्रक्चर हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नहीं, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। अच्छा सुरभि, मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, क्या हम वहां पे फोटोसिंथेसिस करते हैं? नो सर। क्यों नहीं करते हैं? सर क्योंकि वहाँ पे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ट्राई कर रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। प्लीज एक बात याद रखना कि जब आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, अगर आप ट्राई कर रहे हो आपसे नहीं आ रहा, दैट्स वेरी नॉर्मल। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग, लेट्स नॉर्मलाइज दिस थिंग। नॉट एबल टू आंसर और नॉट गेटिंग स्टक समवेयर, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, राइट? ठीक है, अंडरस्टूड। अब मुझे एक बताओ आप यहाँ पे कि कोई मुझे बता दे यहाँ पे कि ये जो जगह है ना, हैंड रेस करके, जिसको ये आंसर दे सकता है कि यहाँ जो जगह है जहाँ पे आपका नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है, वहां पे हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? You have to raise your hand to answer this. If you know this answer, then you have to raise your hand. बताइए रवीना, बोलिए। सर क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता। ओके, ठीक है। I was expecting one more thing. बताइए लव, that's true। उसके अलावा लव बताइए और क्या? लव तक हमारी आवाज नहीं। कोई पूर्वा बताइए, क्या लग रहा है आपको? सर जो हेट्रोसाइट्स होते हैं, मतलब जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वहाँ पे वो जो होते हैं वो थिक वॉल्स होती है उनकी, और वो नॉन ग्रीन सेल्स होते हैं, तो इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। That's also true, similar to what Ravina said very much. Yeah, that's okay, true. Anyone else with any other answer? मीनाक्षी, आप कुछ और बताना चाहते हो यहाँ पे? सर उनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता। तो वैसे भी नहीं चाहिए होता फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वो तभी। चलो कोई नहीं, बताओ आपका क्या याद आ रहा है आपको? सर जहाँ ये सब हो रहा है तो वहाँ एक जगह पे दो प्रोसेस होना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि बोलो। तो यहाँ पे मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अरे वही तो जानना है सर, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो सर नॉन ग्रीन सेल्स होते हैं और You are telling me the same thing which Ravina, Purva and all the other people have said. आप लोगों को याद नहीं रहती चीजें शायद से। अगर आप याद करोगे थोड़ा, तो मैंने आपको एक बात बताई थी आपको यहाँ पे एनारोबिक रिलेटेड बताया था, एनारोबिक फिक्सेशन। राइट, मैंने आपको ये बताया था कि होता क्या है ना, कि जहाँ पे आप कर रहे हो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ पे जहाँ पे आप फिक्सेशन आप यहाँ पे कर रहे होते हो, वहां पे आप फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं करते बिकॉज यू नीड टू हैव एन एरोबिक कंडीशन। यहाँ पे लव कुछ कहना चाहता है क्या? You need to have anaerobic conditions are need to have. So you need to have anaerobic conditions are required. That means मुझे यहाँ पे चाहिए होगा ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट। मुझे यहाँ पे मेंटेन करना होता है यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट। आपको ये चाहिए, जहां पे आप नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हो वहां पे आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये बात आप दिमाग में बिठा लो। तो बेसिकली होता क्या है कि आपका नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, अब देखो, अगर मुझे नाइट्रोजन को फिक्स करना है, अगर मुझे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना है, तो ये करने के लिए मुझे चाहिए होता है एंजाइम। सो आई नीड अ स्पेशल एंजाइम ओवर हियर। ठीक है, सो जैसे कि आपको यहाँ पे एंजाइम का नाम मैं लिखूंगा, एक एंजाइम होता है आपके यहाँ पे जिसका होता है आपका नाम नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज, ये है मेरे उस एंजाइम का नाम जो मेरी मदद करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। ये एंजाइम मुझे कहाँ मिलेगा? आई विल फाइंड दिस एंजाइम इन माय हेटेरोसाइट। आपको याद रखना है कि ये एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं कर सकता। दिस एंजाइम कैन नॉट वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट इज व्हाई यू ऑलवेज नीड टू हैव एनारोबिक कंडीशंस इन दैट चेंबर। आपको हमेशा आपके यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन आपको मेंटेन करनी होती है, और तभी आप अपना यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन आप करा सकते हो। क्योंकि अगर आपके यहाँ पे ऑक्सीजन, एक सेकेंड, अगर आपके यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा होता ना, वो तभी आता जब आपका होता फोटोसिंथेसिस। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे बन रहा होता, देन ये एंजाइम आपका काम नहीं करता। सो आप कभी भी अपना फिक्सेशन अपने नाइट्रोजन का आप नहीं कर पाते हैं। अब बताइए क्या सवाल है आपका? बोलिए, किसी ने कुछ बोला था अभी, बोलिए। सर ये एक बार और रिपीट कर दो, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ आपको यहाँ पे कि हेटेरोसाइट्स के अंदर यू नीड टू मेंटेन द एनारोबिक कंडीशन। आपको ये सेल्स के अंदर यू हैव टू मेंटेन ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट, आपको यहाँ पे मेंटेन रखना होता है। अगर आपका एनवायरमेंट यहाँ पे जो है, इफ द एनवायरमेंट यू हैव ओवर हियर, अगर यहाँ पे अगर ऑक्सीजन होगा, तो उसके से पता है क्या होता है? आपका एक एंजाइम होता है विच हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। उस एंजाइम का यहाँ पे नाम होता है नाइट्रोजिनेज। ये एंजाइम आपका काम नहीं करेगा। आप ये मान लो कि ये जो ऑरेंज कलर का एंजाइम का नाम जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस एंजाइम कैन नॉट फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एज सिंपल इज दैट। ओके, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए यू नीड दिस एंजाइम, एंड दिस एंजाइम कैन नॉट फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आपका वहां पे बनता है जहां पे आपका हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए हेटेरोसिस के अंदर हम कभी नहीं करते हमारे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस।
आई होप अब ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ चुकी है। आई होप दिस इज नाउ समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। यस ठीक है, और सर। सब एक बात याद रखना, ये भी आसान सवाल है, फटाफट आंसर करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। व्हाट इज इंडिकेटिंग ए टू डी, यहाँ पे क्या है मेरे यहाँ पे, लेवल कर दो फटाफट यहाँ पे एंड देन रेज योर हैंड। चलिए चलिए करिए हैंड रेज आप लोग यहाँ पे, बताइए आफ्ताब। सर जो सी होगा, मतलब जो ये सी है, अरे एबीसीडी, हाँ एबीसीडी बता दो मुझे यहाँ पे, कौन सा आंसर यहाँ पे सी आएगा जल्दी से। लग रहा है आफ्ताब ने पहले हैंड रेज कर लिया, नाउ ही सॉल्विंग क्वेश्चन। करो करो बताओ। अच्छा दक्ष तो बता दो क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर ऑप्शन बी। ये लग रहा है दक्ष को। लव क्या लग रहा है आपको? लव 4371 एंड सलोनी। सर ऑप्शन बी। बिल्कुल ऑप्शन बी आपके यहाँ आ जाएगा, डी इज माई टेल फाइबर, राइट। सी तो आपके यहाँ पे हेड ही होगा, बी आपके यहाँ पे लगा दो आपका कॉलर एंड इज गोइंग टू बी शीट, दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन बी। किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स व्हाट? किंगडम प्लांटे में आपकी क्या क्या चीजें आ जाती है, ये बात आप, आई नो आप लोग स्कूल में पढ़ चुके हो तो यू कैन आंसर दिस वेरी इजीली। बताइए पूर्वा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑल ऑफ दीज। राइट प्रणवी, इट इज गोइंग टू बी योर बी। राइट। प्रणवी आपने वायरस वाले क्वेश्चन में क्यों हैंड रेज नहीं किया? सर नेटवर्क इश्यू बहुत हो रखा है इधर। ये है ना आप लोगों का एक अच्छा वो है वैसे रीजन, ठीक है, आई बिलीव दैट। ठीक है, नाउ दिस इज वन ऑफ द सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम योर assignment. So Deuteromycetes are known as imperfect fungi because, now raise your hand to answer this. बताइए रिया सहगल क्या होगा आंसर यहाँ पे? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। ओके सुरेश सिंह बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे? सर इट्स ऑप्शन बी। एंड आलिया? सर ऑप्शन बी। Right. So only asexual and vegetative phase are known. So याद रखना Deuteromycetes को हम बोलते हैं यहाँ पे imperfect fungi because they will only have either sexual or asexual or vegetative mode of reproduction is seen. Sexual तो वो भी मिलता ही नहीं उसके अंदर. So that is why option B over here becomes the correct answer. The following features belong to. The following features belong to whom? मतलब ये तीन फीचर्स आपके सामने यहाँ पे। Now you have to tell me कि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं। Mycelium septate है, branched है। Some members are saprophytic, some are parasitic. Reproduce only by conidia. Reproduction आपके यहाँ पे सिर्फ और आपके यहाँ पे कोनिडिया के थ्रू। काफी कुछ पता चल जाता है ये तीन स्टेटमेंट्स देख के, स्पेशली तीसरा स्टेटमेंट देख के। बताइए प्रणवी क्या होगा यहाँ पे आंसर? हिमांशी बताइए क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर एस्कोमाइसिटिस। सलोनी? सर एस्कोमाइसिटिस ऑप्शन ए। एलेक्स? सर ऑप्शन बी। बैटमैन वाला बी कह रहे हो ना आप? यस सर बैटमैन वाला बी। एंड बताओ आफ्ताब आपको क्या लग रहा है? सर एस्कोमाइसीड्स ऑप्शन ए। क्यों लग रहा है एस्कोमाइसीड आपको यहाँ पे, बताओ मुझे। क्योंकि सर यही है जो मतलब कोनिडिया स्पेशली एस्कोमाइसीड्स में फॉर्म होता है, कोनिडिया स्पोर से, और ये ब्रांच और सेपरेट है और सेप्रीफाइड। एक सेकंड रुक जाओ मेरी बात। नाउ जस्ट कम बैक ओवर हियर। यहाँ पे लिखा हुआ लोगों ने रिप्रोड्यूस ओनली बाय कोनिडिया। मुझे एक बात बताओ आफ्ताब एंड ऑल द पीपल ओवर हियर, क्या एस्कोमाइसीड्स सिर्फ कोनिडिया से रिप्रोड्यूस करते हैं? नो नो सर। सर। नहीं करते ना, दे हैव अदर वेज आल्सो। स्पोर से करता है सर। करता है ना, तो एस्कोकार्प भी बनाता है वो। एस्कोकार्प भी बनाता है वहां पे, वो एस्कोस्पोर्स बनाता है वो। तो जब एस्कोस्पोर्स जो बना रहा है वहां पे, तो क्या हो गया, सेक्सुअल हो गया ना वहां पे फिर तो। यस सर। सर कोनिडिया सेक्शन के लिए नोन होते हैं। कोनिडिया सिर्फ ड्यूट्रोमाइसिट्स में होते हैं ना। राइट यस सर। अगर आपसे कोई कह रहा है कि रिप्रोड्यूस ओनली बाय कोनिडिया, दैट मींस कि सिर्फ आपके यहाँ पे असेक्सुअल तरीके से आपको रिप्रोड्यूस किया जाएगा, वो सिर्फ भी कोनिडिया से।
then you should understand it has to be a Deuteromycetes. जब बोला गया आपका यहाँ पे that reproduce only by Conidia itself, it means कि आपका यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा that is going to be my Deuteromycetes निकल के आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना उसने। तो आप ये बात समझो, स्टेटमेंट को आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि सिर्फ कोनिडिया से वो रिप्रोड्यूस करेगा, और वो बात आपकी सिर्फ इसके लिए सही है अबाउट माई ड्यूटोमाइसिटिस। बाकी सब तो चलो ठीक है, बाकी इज कॉमन इन बोथ द ग्रुप्स, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस, राइट। सो दिस विल बी ऑप्शन बी। तो सब लोग को आई होप ये समझ आ रहा है, एस्कोमाइसिटिस यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। The features are telling you that the group is only reproducing via asexual spores, and that is why Deuteromycetes has to be the correct answer. Again, ये तो आसान है, अब तो ये तो what kind of, बताइए आलिया नहीं आपने बताइए, दक्ष आप बताइए, दक्ष बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर ऑप्शन डी, राइट, ऑप्शन डी becomes my correct answer in this, because यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे आपने देख लिया imperfect fungi, तो आपके सडनली क्लिक होना चाहिए that there has to be Deuteromycetes somewhere around the corner, which are decomposed of litter and helping in the mineral cycling along with Deuteromycetes. Which one is autotropic? इनमें से कौन सा आपका नाम है जो आपका ऑटोट्रॉपिक है? यहाँ पे क्या लग रहा है रिया, क्या होना है इसमें से ऑटोट्रॉपिक? सर ऑप्शन सी, एनाबेना। और ऐसा आपने क्यों बोला? सर बिकॉज एनाबेना पैरासाइटिक है, वो हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करता है, प्लांट्स के ऊपर। That's not true. कोई बात नहीं, ठीक है। अरे ठीक है, the boy who has just said may I try, बोलो। सर मतलब एनाबेना जो है वो एक साइनोबैक्टीरिया होता है, that's why it is autotrophic. Yes, एनाबेना is going to be my cyanobacteria. Cyanobacteria is your cyanobacteria, और क्योंकि मेरा यहाँ पे एक cyanobacteria है, this is why what you will be finding here is कि it is going to be showing the autotropic mode of nutrition। तो इसके अंदर आपको लगा देखिए आपके यहाँ पे autotropic mode of nutrition। तो cyanobacteria के बारे में आप यहाँ पे याद रखना, this is going to be showing, so एनाबेना is my cyanobacteria। अब इसके अलावा ये सब भी आप यहाँ पे रखना, you have a azotobacter। अज़ेटोबैक्टर आपका ये एक बैक्टीरिया सेल, बट ये जो मेरा बैक्टीरिया यहाँ पे होगा अज़ेटोबैक्टर, इट इज योर हेटेरोट्रॉपिक, ये आपका हेटेरोट्रॉप होता है। साइनोबैक्टीरिया तो हमने पढ़ा था बेटा, ये एनाबेना तो हमने देखा था एज एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया का, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। राइजोबियम याद रखना, राइजोबियम इज आल्सो गोइंग टू बी अ बैक्टीरिया, राइजोबियम भी आपका बैक्टीरिया यहाँ पे, और ये आपका सिम्बायोसिस शो करता है, ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होता, इट इज गोइंग टू बी लिविंग, इट्स अ हेटेरोट्रॉप लिविंग एज अ सिम्बायोसिस। एंड क्लॉस्ट्रिडियम भी आपका बैक्टीरिया जो होता है, जो है वो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है? कौन सा वाला बेटा? अज़ेटोबैक्टर। नो नहीं, आई हैव टू चेक दैट, इवन आई हैव नो क्लू अबाउट दैट, वो कौन से ग्रुप में आएगा, यू हैव सो मेनी बैक्टीरिया विद डिफरेंट ग्रुप्स, नो क्लू, आई हैव टू चेक दैट, ठीक है। एंड दिस गोस फॉर ऑल द बैक्टीरियाज। देन वी हैव Clostridium. Clostridium is also one of the bacteria which is going to be heterotropic. It will never be autotrophic bacteria. So Anabaena is going to be the example of my cyanobacteria जो आपका करता है अपने यहाँ पे photosynthesis, ठीक है। So ये आपको मालूम होना चाहिए। Now nuclear membrane is absent in, hand raise करना to answer this। nuclear membrane इनमें से किसके अंदर आपको देखने के आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी? क्या बात है? All the three boys बताइए। लवकुश क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर फोर्थ। आपको फोर्थ लग रहा है। दक्ष आपको क्या लग रहा है? सर नोस्टॉस। एंड पूर्वा आपको? सर नोस्टॉक, ऑप्शन डी। बिकॉज नोस्टॉक मेरा क्या है यहाँ पे पूर्वा? क्या है नोस्टॉक, कौन से उसमें आएगा, ये ग्रुप में आएगा? सर बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? बैक्टीरिया आपकी बात सही है यहाँ पे, व्हिच काइंड ऑफ बैक्टीरिया इट इज गोइंग टू बी? ये भी आपका आएगा साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल है, ये भी आपका साइनोबैक्टीरिया आपका यहाँ पे। एंड बिकॉज इट्स अ बैक्टीरिया यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हैविंग देम एज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपको वहाँ पे मिलेगी नहीं, ठीक है। बाकी सब तो आपके जान पहचान वाले लोग हैं, अगैरिकस इज योर फंगाई सेल विल हैव अ न्यूक्लियर, पेनिसिलियम इज गोइंग टू बी अ फंगाई, विल हैव द न्यूक्लियर, वॉलवॉक्स इज अ प्लांट
will have a nuclei. So yes, your nostoc has to be a correct answer in this. ठीक है, तो ये कुछ हमने यहाँ पे क्वेश्चंस देखे. जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, आई होप आप लोग सॉल्व कर लें. एंड या I'll share the answer कि आज रात को आपको आंसर की स्क्रीन में शेयर कर दूंगा. राइट, नाउ दैट इज समथिंग वी हैव डन. अब हम हमारा चैप्टर बेसिकली यहाँ पे हमारा खत्म होता है. नाउ आई वांट टू नो फ्यू थिंग्स इन फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ द प्लांट्स. तो प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ चीजें यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे. ये आप लोग मुझे बताओगे यहाँ पे कि जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, whenever we, या मैं कुछ चीजें पहले अपने एंड से बता देता हूँ. When I talk about the plants, you have to understand कि evolution आपका कैसे हुआ यहाँ पे. या I should directly say that कौन सा ग्रुप पहले आया, कौन सा ग्रुप बाद में आया. Something you know that, but let's revise those things again. So when we talk about the plants, so we'll always start with the algae. We'll always start our story with the algae. Algae से हम लोग यहाँ पे जंप करेंगे onto your bryophytes. From bryophytes, I will be moving on to your pteridophyta or pteridophytes. Then you will have your gymnosperms. एंड उसके बाद आपका यहाँ पे आया आपके एंजियोस्पर्म्स. अब 2 मिनट के लिए आप सोचो कि आप इवोल्यूशन की क्लास में बैठे हुए हो एंड यू आर ऑल बडिंग इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट. 2 मिनट के लिए सोच लो ऐसा. नॉट टेल मी समथिंग. एक सवाल पूछूंगा, हैंड रेज करना उसके लिए. पहला सवाल मेरा यहाँ पे, इन 5 ग्रुप में से कौन सा ग्रुप है जिसने प्लैनेट अर्थ पे सबसे ज्यादा डोमिनेट किया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1. Out of this all the groups, which group has dominated the planet Earth? बताइए प्रणवी, what do you think? Sir, maybe bryophytes. It's maybe bryophytes. जुरासिक पार्क पिक्चर देखी आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. We have this scientist called as a Dr. Grant करके एक साइंटिस्ट होता है हमारे, पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं वो वहाँ पे. Like उनकी तरह सोचो थोड़ा. Like think like you are actually answering something very important over here. क्या होता होगा वहाँ पे? Tell me दक्ष, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? किसने डोमिनेट किया था? सर एंजियोस्पर्म. ठीक है, आपके यहाँ पे एंजियोस्पर्म. Let me take couple of more answers. क्या लग रहा है रिया सहगल, आपको क्या लग रहा है? Sir, angiosperms. And आफ्ताब? सर एल्गी. Okay, now let's make this very clear. Angiosperms are the one which have dominated the planet right now. आपके planet पे जिनका population diversity सबसे ज्यादा है, that is going to be your angiosperms. So angiosperms का amount आपको बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है. Their species diversity is the highest. तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद. अब मेरा दूसरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि चलो एंजियोस्पर्म आपके यहाँ पे डाइवर्स है, बहुत ज्यादा आपको मिलता है. आप देखो ना, आप घर के बाहर निकलोगे, you will find plants with the flowering plants. Very easily you get to see them. मेरा सवाल अब आपसे यहाँ पे ये है कि इन 5 ग्रुप में से, like let's talk about my bryophytes. Bryophytes dominate क्यों नहीं कर पाया? Planet Earth को bryophytes dominate यहाँ पे क्यों नहीं कर पाए? This is a question I have. Think and give me the correct answer. Tell us Alia something. Sir, because they were constrained. उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वो चाहिए था, वाटर की जरूरत है. और वो टेरेस्ट्रियल, पार्शियली टेरेस्ट्रियल है और पार्शियली एक्वेटिक है, मतलब एम्फीबियन है प्लांट किंगडम के. They need water for fertilization. They need water for fertilization. अब क्यों नहीं चाहता आपके यहाँ पे वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए? Because of that, they were not able to occupy a large area. उनको हमेशा पानी के आसपास ही ग्रो करना पड़ता था. They were always seen growing nearby the water, and because of that, they are restricted to a certain area. यार इतना bryophyte expand इसलिए नहीं कर पाए because of that. That's one thing you have to know, right? Then you have a pteridophyte, gymnosperms, angiosperms आपके सामने यहाँ पे. मुझे कोई ये बताओ कि आपके angiosperms आप कह रहे हो कि यहाँ पे they are dominant one. Can you tell me the reason why they were able to outcompete everyone और पूरे planet पे आपको ये मिल रहा है angiosperms अभी के लिए? Raise your hand, think wisely, take your think as a evolutionary biologist and tell me कि आपके angiosperm throughout the planet आपको क्यों मिल पा रहे हैं?
लाइक व्हाई दे हैव डोमिनेटेड कंप्लीट प्लैनेट ओवर हियर? क्या ट्रेड्स थे जिसके से ये हो पाया? ऑलरेडी आलिया, टेल अस। सर बिकॉज एवोल्यूशन होते दे वर एबल टू सर्वाइव इन दैट एटमॉस्फेयर, और इसलिए जो अब एटमॉस्फेयर है और जो कंडीशंस है उसमें ये इस तरीके से इवॉल्व हो चुके हैं कि यहाँ पे सर्वाइव कर सके। तो फिर टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म भी तो सर्वाइव कर ही रहे हमारे पास, हमारे साथ, बट इन्होंने क्या ऐसा स्पेशल था कि डोमिनेट कर गए? सर इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत नहीं पड़ती। जिम्नोस्पर्म को भी नहीं पड़ती। सर ये सारे हैबिटेट्स को इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। Okay, I'll just write it down. They have some kind of adaptability. ठीक है, एक और कुछ बताओ। सर इनमें सीड फॉर्म होते हैं। बट आपका नाम क्या है ये बताओ। रिया। रिया, ठीक है, ऑलराइट। हाँ, टेल अस वन मोर थिंग, क्या कर रहे हो आप, बोलो। अच्छा, कोई बात नहीं, रुक जाओ। You have given me one term. They are very much adaptable. So I'll take it as one of the answer over here. ठीक है, then पूर्वा, आपको क्या लग रहा है? सर अडेप्टेबिलिटी मेरा ही आंसर था। Coming back to Riya, what else you were telling me? Sorry sir, can you repeat? मैं कह रहा हूँ कि और बताइए और क्या ट्रेड्स थे आपके यहाँ पे। So adaptability एक हो गया, और क्या होता है एंजियोस्पर्म के लिए जिसके लिए वो डोमिनेट कर पा रहे हैं अभी? इतना आसान, इतना मुश्किल है नहीं सवाल ये फॉर अ 16-year-old। सर मैं बताऊं? का बच्चा, बोलो बेटा बोलो। सर एक रीजन ये भी तो हो सकता है कि वो टेरेस्ट्रियल पोर्शन होता है जो बायोस्फीयर का, उसके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। जिम्नोस्पर्म में तो टेरेस्ट्रियल लैंडस्केप में आपको मिलता है, दे आर आल्सो प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये तो रीजन नहीं हुआ। सर इनकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन nothing advantages about internal organization. वस्कुलर बंडल्स का एडवांसमेंट। Muscular bundle you also get to see gymnosperm and pteridophyta. The only difference here is कि gymnosperm के लिए we have a trichates, यहाँ पे होंगे vessels. Yes, trichates are like vessels are slightly better than trichates, but उससे इतना difference create नहीं होता। और कुछ ऐसी तो बायोलॉजी सर मे बी प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। एक तो आप यहाँ पे बोल सकते हो दैट यस दे वर फॉर्मिंग द सीड्स, बट सीड्स तो मेरे जिम्नोस्पर्म में बना रहे थे यहाँ पे। सो सीड फॉर्मेशन डबल फर्टिलाइजेशन सर लार्ज नंबर हो जाता है ना। लार्ज ही बनाते हैं, दे आल्सो मेक इन लार्ज अमाउंट, एवरीवन मेक्स इन लार्ज अमाउंट। हाउ कुड यू मिस दिस पॉइंट दैट एंजियोस्पर्म्स आर नोट टू फॉर्म द फ्रूट फॉर्मेशन? डबल फर्टिलाइजेशन से सीड बनता है। अरे सीड को आप 2 मिनट के लिए आप साइड में रखो। फ्रूट एंड फ्लावर फॉर्मिंग। I am telling you this thing, fruit formation, that's one of the key answer over here. The fruit formation is something you will only find in the angiosperms. ये आपको जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए आपको नहीं मिलता। आपको जिम्नोस्पर्म में आपको मिलेगा आपका सीड फॉर्मेशन, आपका यहाँ पे मिल पाएगा, बट यू विल नेवर हैव अ फ्रूट फॉर्मेशन हैपनिंग ओवर देयर। सीड बनेगा आपका यहाँ पे, सीड यहाँ पे आपका बन रहा है, बट सीड विल बी कवर्ड बाय माय फ्रूट। नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि अगर आपके यहाँ पे सीड बना हुआ है, इफ यू हैव अ सीड ओवर हियर, अब मेरी बात सुनो यहाँ पे ध्यान से। इफ यू हैव अ सीड फॉर्मेशन, अगर मैं यहाँ पे सीड को कवर कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे फ्रूट के साथ, अगर मैं सीड को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे फ्रूट के साथ, यहाँ पे पता है फायदा क्या होता है? द होल आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द फ्रूट इज कि फ्रूट को आके खाएगा आपका यहाँ पे कोई ना कोई एनिमल, सम बर्ड्स विल कम एंड ईट द फ्रूट, और वो फ्रूट को लेके जाएंगे काफी दूर तक। दैट फ्रूट विल गेट डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरिया। सो बेसिकली फ्रूट फॉर्मेशन का एडवांटेज आपको यहाँ पे पता है क्या होता है? इट हेल्प्स इन द सीड डिस्पर्सल। This helps in my seed dispersal. आपके सीड को डिस्पर्स करने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आप कभी ये बात सोचो ना कि एक प्लांट है ग्रीन, आपका एक, लेट्स थिंक लाइक अ प्लांट, यू हैव अ मैंगो ट्री, सब कुछ ग्रीन है, लेकिन जैसे वो फ्रूट बनाना चालू करता है तो फ्रूट का कलर एक टाइम के बाद ऑरेंज होगा या रेड होगा, लेट्स से ऑरेंज या येलो होगा। वैसा क्यों कर रहा है? द होल आइडिया ऑफ हैविंग अ कलरफुल फ्रूट इज सो दैट यू कैन अट्रैक्ट समवन, you can attract the birds, you can attract the mammals
क्योंकि अब वो फ्रूट के साथ साथ उसके अंदर आपका सीड है एंड यू वांट दैट सीड टू गेट डिस्पर्स्ड. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस फॉर यू इफ यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस कि आपके फ्रूट का कलर भी इसलिए होता है ताकि आप अट्रैक्ट कर सको, so that you can attract these animals, these birds, which happen to become a play important role in your seed dispersal. That is one thing first of all you have to know is this, कि आपका fruit formation is going to be one of the very important event in my angiosperm. तो इसके वजह से ये उस एरिया ऐसे एरियाज में भी आपके ग्रो कर पाए जहां पे जनरली आप बिना किसी ट्रांसपोर्टर के या किसी मीडिएटर के थ्रू आप नहीं जा सकते हैं. But now these plants have gone to such areas where, because of the animals, because of the mammals, because of the birds, they have reached to different parts of the world. And वहां पे जाके लोग grow कर पा रहे. So याद रखना, the success of angiosperm was your, yes, they were adaptability तो उनकी वहां पे थी, that was one thing, but उसके साथ साथ they had this fruit formation along with the seed, and that give them the selective advantage कि वो इतने दूर तक जाके disperse हो पाए. And because of that, they have actually occupied a large chunk of land on earth. So ये बात भूलना मत, fruit formation has been the major key role player over here for their expanding of the species. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. think in that way. जिम्नोस्पर्म के पास fruit formation था नहीं, seed था, fruit formation कभी था नहीं उनके पास. So that is why they have a restriction over there as well. इनका जो भी आपका डिस्पर्सल हो रहा था वो विंड के थ्रू ही हो रहा था. So they had some restrictions over there. टेडोफाइटा के साथ भी दिक्कत ये, दे नीड वाटर फॉर माय फर्टिलाइजेशन. टेडोफाइटा को भी पानी चाहिए होता है. दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. ये आपका एक पहला प्लांट है जिसके अंदर आपको वास्कुलर सिस्टम मिल जाता है, बट दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. सो जिनको ये पानी चाहिए होता है उनका रिस्ट्रिक्शन आ जाता है फिर, एंड दैट इज व्हाई दे कुडंट ऑक्यूपाई लार्ज अमाउंट ऑफ हैबिटेट. राइट. जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ज्यादा आपको मिलते हैं, या उसमें भी आप कहूंगा एंजियोस्पर्म तो बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज they have adapted themselves to survive away from the water, right? So they have that kind of system with them, and they don't depend on water for fertilization. So इतना आपको मालूम होना चाहिए. एल्गे के साथ पता है दिक्कत क्या आती है? एल्गे के साथ यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? दैट एल्गे इज समथिंग यू कैन फाइंड ग्रोइंग देम इन वाटर. इनका नंबर भी आपको काफी ज्यादा मिल जाता है, बट इनके लिए एक लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे होता है सनलाइट. सनलाइट जनरली बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर देम. सो आई विल डिस्कस दैट थिंग सेपरेटली, ऐसे नहीं समझाएगा आपको यहाँ पे. And why that is why you will find कि algae भी आपको यहाँ पे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जितनी आपको मिलती है उतनी मराइन में आपको नहीं मिल पाती. मराइन algae आपकी होती है, but they are not that much as you find in the fresh water ecosystem. So we'll see those things separately बाद में आराम से, that why algae अपने आप को expand क्यों नहीं कर पाया, जबकि आपके पास 70% water है. You know that ना, plant earth will have 70% area absorbed by water. You expect अगर वहां पे कोई मेरा प्रोड्यूसर है then उसको डोमिनेट करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता. आपका जो मेजर ऑर्गेनिक मैटर जो आपके प्लैनेट पे बन रहा है ना, वो सब आपका बन रहा है बाय द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. इट्स नॉट समथिंग डन बाय माय algae in the water or my phytoplanktons in the water. So someday you will also realize why that actually happens. But अभी के लिए मैं चाहूंगा कि आप इतनी बात तो याद रखो, that you have algae, then bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms. Angiosperms are the most dominant species. Why? Fruit formation, and the seed is got by a fruit. That's one reason for that. उसके अलावा ये भी याद रख लेना कि आपके ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट आपके एक्सपांड क्यों नहीं कर पाए? दे हैव रिस्ट्रिक्शंस, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. जिम्नोस्पर्म क्यों डोमिनेट नहीं कर पाया? बिकॉज सीड है लेकिन फ्रूट नहीं है. अब क्योंकि फ्रूट नहीं है, देन दैट इज व्हाई यू डोंट हैव एनीवन हु इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट दोस सीड टू अ लार्जर एरिया, टू अ फार फर्दर एरिया. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड विद द जिम्नोस्पर्म. ठीक है. सो आई होप इतनी बातें आप सबको यहाँ पे क्लियर है. दीज आर द थिंग्स व्हिच आर बीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, All right, sir. so these are the few things we have done in this. So, all right, so that's what we have done. I just want all of you to कल के लेक्चर के पहले थोड़ा सा पढ़ के आना, प्लांट किंगडम का इनिशियल पार्ट पढ़ के आना. इनिशियली तो हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन की, हम बात करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विद द एल्गे. ठीक है. सो कल से हमारा प्लांट किंगडम स्टार्ट करते हैं. जिनका असाइनमेंट करना बाकी हो कर दो वहाँ पे. आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव डन द असाइनमेंट, सो आई वांट ऑल ऑफ यू शुड हैव अ नेम इन दैट. जो लोग भी क्लास लगा रहे हैं रेगुलरली, आई वांट देयर नेम टू बी इन दैट. ठीक है. All right, so that is what we have done आज की क्लास में. Now, if you have any question, then go ahead and ask your questions. अगर कोई आपका यहाँ पे स्पेसिफिक सवाल है, आप अपना यहाँ पे सवाल आप पूछ सकते हैं. No सवाल, nothing. Well, someone has a question in the chat.
Flower formation too. Right, flower formation is something which actually helped them during the pollination. That's true, Purva. But again, flower formation and then the fruit one. So what is a अच्छा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है. अरीशा बताइए क्या सवाल है आपका. अरीशा आप क्लास में थे, पता ही नहीं चला. सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था.